नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आतंकवादी एक ऐसा शब्द है जो इन दिनों रोजमर्रा में हम सुनते हैं, लेकिन इस आतंक की आहट अगर घर के आसपास हो तो फिर सबके कान खड़े हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े जब लश्कर का कुख्यात अब्दुल सुभान सामने आया तो खुलासे भी ऐसे हुए कि हर किसी के कान खड़े हो जाए। एक बार फिर दहशतगर्दों के तार राजस्थान से जुड़ते नजर आए और निशाने पर थे नौजवान। आखिर कैसे ये नौजवान आतंकवादियों के संपर्क में हैं, कैसे इनका इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए हो रहा है और इसे रोकने के लिए हमारा सिस्टम क्या कुछ कर रहा है। आज बिग फाइट में ऐसे सवाल हैं क्योंकि आतंक की आहट फिर सुनाई पड़ी है। आज के इशू पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक बनवारी लाल जी सिंघल, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी, सोशल एक्टिविस्ट वीरेंद्र विद्रोही जी और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। एक बड़ा सवाल है कि आतंक की आहट किस तरह से हो रही है। अभी मार्च में हमने देखा इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकवादी, नौजवान आतंकवादी राजस्थान से पकड़े जाते हैं। उसके बाद फिर चंद महीनों बाद एक बड़ा खुलासा हो जाता है। खुलासा ये कि राजस्थान से आतंकवादियों के तार जुड़ रहे हैं। इस बार मेवात का इलाका, जिसको लेकर चर्चा हमेशा रही, लेकिन इस बार बड़ा मामला सामने आया। बनवारी लाल सिंघल हमारे साथ हैं, अलवर से हैं, मेवात से जुड़ा इलाका है। बनवारी लाल जी, आपको नहीं लगता कि ये बड़ी आहट है जिसके लिए कब से समझा जाता था लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी? स्लीपर सेल अगर वहां पर तैयार हो रही थी तो इंटेलिजेंस को काम किया जाना था। मेरा ये मानना है कि इस तरह की गतिविधियां कोई नई नहीं है। ये गतिविधियां लगातार हो रही हैं और जिसका जो केंद्र है वो खासतौर से अलवर जिला, भरतपुर जिला, इससे लगता हुआ जो मेवात है पूरा का पूरा, इसमें गतिविधियां निरंतर हो रही हैं जी। पिछले दिनों अभी जो मैं समझूं पिछले 6-7 महीने की जो सक्रियता बढ़ी है पुलिस की और प्रशासन की, उससे कुछ लगाम लगी है। इससे पूर्व का इतिहास अगर देखें तो ऐसा लगता था अलवर के लोगों को, तो अब यूँ लगने लगा था कि पता नहीं जिले से पलायन करना पड़ेगा या हमारे भाग्य में ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो तनाव है, जिस तरह रोजाना की लूटपाट और गुंडागर्दी है, ये नियति का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में बहुत बड़ी इस पर लगाम लगाने में हम सब लोगों को मदद भी मिली है। आम आदमी का जनजीवन सामान्य होने की स्थिति भी आई है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस पर और अधिक मजबूती से हम लोग। लेकिन आप जिस दावे को बता रहे हैं, हाल में अब्दुल सुभान ने जो खुलासे किए उसके बाद तो ये चिंता बढ़ना जाहिर है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों ने प्रशासन की सक्रियता से, पुलिस की सक्रियता से अपने काम को स्थगित किया है, बंद नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो मौके के इंतजार में है कि जैसे ही उनको मौका मिले अगली वारदात करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, तो वो अपने, ना तो उन्होंने हथियार कहीं जमा किए हैं ना हथियारों को उठा के फेंका है। जिस तरह की वारदातें पिछले दिनों हुई हैं वो स्वयं में एक आतंकवादी घटना जैसा या आतंक का माहौल जैसी थी। एक बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के शासन और प्रशासन को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि आपने जो सक्रियता प्रशासन के माध्यम से दिखाई है राजस्थान की सरकार ने, इस सक्रियता को निरंतर बनाए रखकर इस प्रकार की घटनाओं को होने से पहले अगर काबू में किया जा सकेगा तो निश्चित रूप से आम लोगों में जो भय का वातावरण पिछले दिनों उत्पन्न हुआ था, लोगों को भय के साए से बाहर निकलकर जीने। राजेंद्र सिंह जी, इंटेलिजेंस की कहीं कोई कमी नजर आती है पूरे चैप्टर में लेकर? जिस तरह से राजेंद्र जी बता रहे हैं कि लंबे समय से चल रहा है और आज भी काम स्थगित नहीं हुआ है, कहा जाए तो टाल दिया गया कुछ समय के लिए, टारगेट अभी भी फिक्स है। ऐसा है कि आतंकवाद है वो एक, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ से संचालित होता है और उसके लिए पाकिस्तान ये देखता है कि भारत में ऐसे कौन से संवेदनशील मुद्दे पैदा हो रहे हैं जिससे वहाँ के रहने वाले मुस्लिम लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए और उनको जिहादी पाठ पढ़ाया जाए। ये सबसे बड़ा मेन टास्क आईएसआई का है और इस टास्क पे जब काम करती है कोई भी दुश्मन देश की एजेंसी, तो वो इस तरह के मुद्दे तलाशती है। पिछले समय राजस्थान में गोपालगढ़ में जो घटना हुई थी 2010 के अंदर, उसमें 10 मेव लोग एक मस्जिद के अंदर मारे गए थे
और गुजरों के और मेवों के बीच में आपस में विवाद हुआ था। उस बात को लेकर वहाँ के एसपी और कलेक्टर को भी निलंबित किया गया था। पर मैं ये समझता हूँ कि उस समय की जो जांचें थी वो सिवाय लीपापोती के अलावा कुछ नहीं थी। अगर उस समय सरकार ध्यान देती, उस समय अगर एजेंसियां ध्यान देती, उस समय अगर राजनेता ध्यान देते और राजनीति से ऊपर उठकर बात करते, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की गतिविधियां इस मेवात के इलाके में नहीं आती। जो आईएसआई एजेंसी थी उसने सुभान खां को भेजा। सबसे पहले हरियाणा में राशिद और शाहिद दो एक इमाम थे, उनको इसने जिहादी का पाठ पढ़ाया और जिहाद का पाठ पढ़ाकर और उसने कई नए नए बच्चों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल किया। आप ये देखिए कि उसका अभियान पिछले जब से वो साबरमती जेल से छूटा है जी, तब से लगातार चल रहा है। इससे पहले वो 2001 में पकड़ा गया था सुभान खां, जब उसने कलकत्ता में जो अमेरिकन सेंटर था जिसका जो अटैक हुआ था उसमें जो आफ्ताब अंसारी था उसका लेकिन सहयोगी अहम बात यह है कि आज भी उसकी सक्रियता वो नजर सक्रिय आई और तब खास से तौर है। पर नौजवान संपर्क में थे। परंतु मैं आपको बताऊं, इंटेलिजेंस एजेंसियों की कमजोरी इतनी जबरदस्त है कि 2010 में जब साबरमती जेल से छूट गया उसके बाद ये फ्री रहा, जी, अब जाके पकड़ा गया 2014 के अंदर, जुलाई के अंदर। वीरेंद्र जी, आपसे एक बड़ा सवाल है कि क्या जो कारण बता रहे हैं इंटेलिजेंस की कमी और सरकार की लापरवाही और गोपालगढ़ कांड, क्या ये तीन ऐसे कारण हैं या कुछ और बिंदु ऐसे हैं इलाके में जिनके कारण आतंकवादियों के निशाने पर है, सीधा सॉफ्ट टारगेट है कि इनको बहला फुसलाकर दहशतगर्दी में शामिल कर लिया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ना तो मैं बनवारी जी की बात से सहमत हूँ और ना राजेंद्र जी की बात से सहमत हूँ। आतंकवाद एक राजनीतिक अवधारणा है और इस अवधारणा को आप इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने भी जब अपना शुरुआत की तो आपने कहा आतंकवाद की घटनाएं रोज़ दिखलाई देती हैं। ये रोज़ दिखलाई देने वाली घटनाएं नहीं हैं। एक तो अपराध, हंगामे, गुंडागर्दी और आतंकवाद, इसको अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। तो मेवात में जो कुछ हो रहा है उसमें अपराध हो सकता है, उसमें कुछ गुंडागर्दी हो सकती है, लेकिन उसको आतंकवाद से जोड़ना गलत है। गोपालगढ़ की जो पूरी घटना है उसका आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं था। वहाँ दो समुदायों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद के अंदर दोनों पक्षों में उग्रता हुई, दोनों पक्षों के बीच में पुलिस के बीच में समझौता हुआ, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मस्जिद में हमला किया है। गोलियां पुलिस प्रशासन ने चलाई है, तो मैं गोलियां गुजरों ने नहीं चलाई। उस मुद्दे पर ना जाके हम इस बात पर अगर अड़ जाए कि क्या मसला था, क्यों आतंकवादी इनको नौजवानों को टारगेट बना रहे हैं और मेवात ही क्यों, पूरा राजस्थान है? देखिए, टारगेट सिर्फ मेवात को बनाया जा रहा है ऐसा तो है नहीं। अगर आप उसको आतंकवाद से जोड़ना चाहते हैं, मैं उसको आतंकवाद से जोड़ता नहीं हूँ। मेवात में स्लीपर सेल तैयार की जा रही है। देखो, ये पुलिस की रिपोर्ट है ना, पुलिस ने जो बयान दिए हैं आप उस बयान पे यकीन कर रहे हैं। जी। मार्च में भी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किए थे जयपुर में। उन्होंने भी कहा था कि गोपालगढ़ की कांड का बदला लेने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? चीजों को देखिए, एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, जिस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं नहीं है, जिस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौजवानों ने पढ़ाई की है, छोटी मोटी पढ़ाई की है, 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं है, उनके लिए विकास का मौका नहीं है, एक असंतोष है। इस असंतोष का लाभ कौन उठाता है कौन नहीं उठाता है, यह अलग प्रश्न है। लेकिन इसको आतंकवाद से जोड़ देना, क्योंकि एक कौम से वो जुड़े हुए हैं, ये बहुत बेहद खतरनाक अवधारणा है। मुझे लगता है कि शायद प्रशासन, वर्तमान प्रशासन भी, पुरानी सरकार भी, इन लोगों की एक योजना है कि बाकायदा एक कौम को आतंकवाद का उससे जोड़कर उनको आतंकवादी बनाया जाए। ये एक योजना का एक हिस्सा है। ये आतंकवाद ये योजना किसकी हो सकती है? ये योजना शासन तंत्र की है। चलिए शासन पर बात करो, उससे पहले कॉलर हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़े हैं विजेंद्र जी। बताएं विजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं ये बहस सुन रहा था तो सर इसमें दूसरा पहलू मैं अपना रखना चाहता हूँ जी। कि सर आतंकवाद पे जो काउंटर करने के लिए हमको जो पुलिस चाहिए, वो राजस्थान में इसकी संख्या बहुत कमी है। वर्तमान में 1800 पद सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े हैं जी। और मैं खुद अभ्यर्थी रहा हूँ 2010 उप निरीक्षक भर्ती का, तो 4 साल तक तो इसका रिजल्ट नहीं आया जी। अब जो युवा रुचि रख के देश की सेवा करना चाहता है, राज्य में पुलिस में शामिल होना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो 4-4 वर्ष तक तो वो इंतजार करता है कि मैं कब मेरा रिजल्ट आएगा, फिर वो ओवरेज हो जाता है। तो जो निश्चित तौर पर आपका बड़ा सवाल है और यहाँ भी सरकार की मंशा सामने आ जाती है। शुक्रिया विजेंद्र जी। हनुमानगढ़ से कॉलर थे हमारे बिग फाइट से जुड़ने के लिए। अर्चना जी, सरकार की मंशा पर सवाल आता है, 5 साल आप भी सत्ता में रहकर गए हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर काम किया जाना था? सिर्फ बजट को दे देने से काम नहीं होता? देखिए अश्वनी जी, जब चर्चा शुरू हुई तो आपने जो मुख्य प्रश्न था वो ये था कि क्यों इस तरह की गतिविधियां होती हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आप मुझसे पहले पूछते तो मेरा भी ये जवाब होता कि क्राइम जो होता है
उसको सामान्य क्राइम को और टेररिज्म को अगर कोरिलेट करेंगे तो शायद हम उसको बहुत सतही, बहुत हल्की चर्चा के रूप में लेंगे। जब एक टेररिस्ट एक्टिविटी में संलिप्त व्यक्ति दिल्ली में पकड़ा जाता है और उसके माध्यम से सूचना मिलती है कि वो कुछ ऐसे इलाकों में सक्रिय होकर के जहाँ अशिक्षा का प्रभाव है, जहाँ पर रोजगार की कमी है, जहाँ पर विकास बहुत गौण है, वहाँ के युवकों से संपर्क करता है, तो उसका मकसद ये है कि वहाँ वो जल्दी से टारगेट अपना हासिल कर पाएगा, क्योंकि प्रलोभन दे करके, उनको लालच दे करके बढ़ाया जा सकता है। एक समुदाय विशेष से टेररिज्म को जोड़ना ये भी नितांत गलत है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को ये कह करके कि उस समय की ये घटना थी गोपालगढ़ की और उसके तार हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, व्यापक स्तर पर टेररिज्म और जिंगोइज्म जो फैला हुआ है उससे जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी राजनीतिक चर्चा में परिवर्तित होगा जिसका समाधान कभी नहीं निकल लेकिन सकता। वीरेंद्र जी ने जो जिक्र किया कि राजनीतिक मंशा तो है कहीं ना कहीं। देखिए मेरी बात इसके सुनिए पीछे वजह? वीरेंद्र जी, एक मुझे लगता है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो समाज सेवा से आपका शायद सरोकार होगा मेरे ख्याल से। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये सारे मुद्दे हैं, इससे पूरा ग्लोबली पूरे जो विश्व के देश हैं जो प्रगति करना चाहते हैं, जहाँ पर विकास की कमी है, उन देशों में इसका प्रभुत्व ज़्यादा है। हिसाब से एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, लेकिन जब इस तरह का कोई आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि किसके शासन में कब पकड़ा गया। वो इंटेलिजेंस का अपना काम है, वो निरंतर प्रक्रिया, उसका ना भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है, ना कांग्रेस से लेना देना है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम शासन में आए और अलवर की जो जनता है वो अपने आप को सुकून में महसूस करती है, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। जब कोई शासन में आता है तो कानून व्यवस्था को स्थापित करना वहाँ की लोकल पुलिस का काम होता है। और मैं स्वयं हमेशा कहती हूँ कि प्रशासन जो होता है वो सत्ताधारी पार्टी के रिफ्लेक्शन को शो करता है। तो ये कह देना कि साहब हम आ गए और ये हो गया, तो ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था को कायम रखना पुलिस प्रशासन का काम है। आतंकवादी गतिविधियाँ जो हैं, जिसे कि हम ये कह सकते हैं कि जिसमें हम लोगों को ये खतरा होता है कि पूरे कंट्री की सॉवरेनिटी पे खतरा है, उसके कानून व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ हो गया कि वहाँ की सुरक्षा को खतरा है। साफ गोई से आप नहीं मानती कि 5 साल अशोक गहलोत सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए था? सिर्फ बजट के इजाफे से काम नहीं होगा क्या? शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? बुनियादी विकास की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती? देखिए, अशोक गहलोत जी को करना चाहिए था, उनका विजन था, उन्होंने बजट को बढ़ाया। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कि विकास गौण होता है, जहां पर सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है, जहां आर्थिक जो सुरक्षा है उसकी कमी होती है, वहाँ बजट देने से नहीं काम होता। वहाँ सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, वहाँ की लोकल पुलिस जो होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका उत्तरदायी होना, और वहाँ की जनता की सहभागिता, और वहाँ की लोकल लीडरशिप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, उनके भी एटीट्यूड से देखा जाता है। जब गोपालगढ़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात आती है तो मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए कि वहां पर जिस प्रकार की संलिप्तता विपक्ष की उस समय पाई गई, जैसे निचले स्तर से ऊपर तक के जो उनके ये मेरे ख्याल से जांच का विषय है, इस पर मैं आऊंगा। एक कॉलर हमारे साथ टोंक से है, पुरुषोत्तम जी। बताएं पुरुषोत्तम जी, क्या सवाल है? जी सर, मैं पूछना चाहूंगा अर्चना जी से कि कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल राजस्थान में रही और उससे 10 साल केंद्र में रही, लेकिन उन्होंने ना अलवर को लेकर, मेवातियों को लेकर कोई गंभीर कदम उठाए, न यहाँ इन्होंने कहीं और ऐसे गंभीर कदम उठाए। लेकिन सारी चीजें है कि एक टोंक में भी कहीं ना कहीं ऐसा गिरोह पड़ रहा है जहाँ से गो तस्करी का एक मुख्य पॉइंट टोंक होता जा रहा है जी। तो इसको लेकर न कांग्रेस ने उठाया, ना बीजेपी को कर रही है। निश्चित तौर पर इसका जवाब हम लेंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, विधायक हमारे साथ हैं, सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या जवाब हो सकता है इस पर बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए, मुद्दा गर्म है। अब जैसे होटल ताज में हुआ था, होटल ताज में अगर सराउंडिंग्स में देखो तो आप सामने गेटवे ऑफ इंडिया आ जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया में पानी के जरिए बहुत आसानी से आ जाता है, जो अभी ताज में हमला हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा था। बेरोजगारी के जरिए बहुत से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब आदमी को कोई काम ही नहीं मिलेगा तो कुछ गलत रास्ते अपनाएगा ही अपनाएगा।
प्रदेश में आतंक की आहत, इसको लेकर आज हमारा सवाल था कि क्या नौजवानों को बेरोजगारी और धार्मिक भावनाओं के आधार पर आतंकवादी सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं? आप अपना जवाब हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए दे सकते हैं। और इस वक्त एक कॉलर जयपुर से है, संतोष विजय जी। बताएं संतोष जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं राजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं, जो ऑनेस्ट ऑफिसर थे राजस्थान पुलिस के, ऐसे ऑफिसरों ने समय से पहले रिटायरमेंट लेकर के आखिर क्या मतलब इनको तो बल्कि देर तक सेवा लेनी चाहिए थी सरकार को, ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स की तो, और ये समय से पहले रिटायरमेंट लेकर के और ये किसी और मिशन में चले गए, जबकि इनको तो सेवा में रहना चाहिए था और ऐसे ऑफिसर्स को मोटिवेट करना चाहिए सरकारों को कि जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर है उनको। संतोष जी, चलिए जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र जी, बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार अफसर क्यों फिर पोस्टिंग छोड़ देते हैं, क्यों मौके छोड़ देते हैं जब देश की सेवा का असल वक्त आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई सरकारों के कारण से या किसी व्यक्ति विशेष के कारण से मैंने कोई ऐसा सेवा मैंने अपनी मर्जी से ही छोड़ी है। और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं समाज की सेवा करूं। पुलिस में रहकर एक दायरा था, उस दायरे में रहकर सीमित था। अब मैं ये चाहता हूं मैं व्यापक रूप से जुड़ूं, जो पुलिस की समस्याएं हैं उनको मैं पूरी तरह से जनता के सामने लाऊं, सरकार के सामने लाऊं। पुलिस वाले हैं वो बोल नहीं सकते, न उनका कोई संगठन है, न उनका कोई इस तरह का कोई आधार है। तो मैं ये चाहता था कि भाई इस तरह की बात को मैं सरकार के सामने रखने के लिए एक अच्छा फोरम बनाऊं। तो इस दृष्टिकोण से मैं आया हूं और ये संतोष जी है, इनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं कोई ना कोई अच्छा ही काम करूंगा। चलिए, मेरे सहयोगी अशोक हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका रुख करते हैं। अशोक ने इस मामले का सबसे पहले खुलासा किया। अशोक ने बताया कि किस तरह से मेवों को टारगेट बनाया जा रहा है, मेव नौजवानों को टारगेट बना रहा है लश्कर। अशोक, क्या खबर है, मेवात में किस तरह से लश्कर का नेटवर्क काम कर रहा है? सुनिए, जहाँ तक लश्कर तैयबा के बात है और मेवात को लेकर के, तो मेवात की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों ही आतंकवादी संगठनों के लिए मुफीद बैठती हैं। तो जिस तरह से दिल्ली के एकदम नज़दीक का इलाका और जहाँ वहाँ पर पहले से तमाम अपराधी गिरोह पनपते रहे हैं, लेकिन अब वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गया। सुनी, जब मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें उस समय ये बात सामने आई थी कि आतंकवादियों ने मुजफ्फरनगर के दंगों के जो राहत कैंप थे वहाँ का दौरा किया था। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भावना है, आपसी वेमनस है, उसका फ़ायदा उठाते हुए कहीं ये लोग नज़र आ रहे हैं। और गोपालगढ़ दंगों की बात की जा सकती है, मुजफ्फरनगर दंगों की बात की जा सकती है। और तो सबसे पहले पिछले साल नवंबर में मेवात के कनेक्शन आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ते हुए नजर आए थे, जब मोहम्मद शाहिद नाम के एक व्यक्ति को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रैप किया, अपने रडार पर लिया। उसने जो खुलासे किए उसके बाद साफ तौर पे सामने बात आ चुकी थी कि अब्दुल सुभान, जिसको हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या संभावना है, क्या कोई चिंगारी है जो अभी दबी है, बाद में सुलग सकती है? बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से एक के बाद एक मेवात में आतंकवादियों तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नेटवर्क वहाँ पे पनप चुका है और इसको तोड़ने की जरूरत है। लेकिन अब्दुल सुभान की गिरफ्तारी इसमें एक अहम रोल साबित हुआ है, क्योंकि अब्दुल सुभान इस मामले से खुलासा हुआ है। शुक्रिया अशोक जुड़ने के लिए। अर्चना जी, मैं आपके पास आता हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर हमसे जुड़े, उनका सवाल था पॉलिटिकल विल को लेकर। बेसिकली जो पॉलिटिकल विल है वो टेररिज्म के खिलाफ क्या इतनी मजबूत नहीं है? क्यों उसको हल्के में ले लिया जाता है? क्यों दावे सिर्फ किए जाते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ये सोच करके काम करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, यानी कि आपकी बॉर्डर के बाहर से जिस टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है उसे काउंटर नहीं करना। प्रयास पूरे किए जाते हैं और प्रयास किए गए, तभी जो 5000 की संख्या जम्मू और कश्मीर में थी उनको 300 पर लेकर के आई यूपीए की सरकार, और आज हम कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजेशन की स्थिति पर वहाँ पहुँचे हुए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उनका जो प्रश्न था वो गौ तस्करी को लेकर के था, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन ने बहुत प्रयास किए और कई बार ऐसा हुआ कि जो तस्करी करने वाले लोग थे उनको पकड़ा भी गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन अभी की स्थिति देखिए, ये लोग शासन में आए, ये लोग गाय के नाम पर वोट भी मांगते थे, लेकिन स्थिति क्या, पथमेड़ा जो सबसे बड़ी गौशाला है वहाँ स्थिति ये हुई कि वहाँ पर फ्रंट पेज पर राजस्थान पत्रिका में उन्हें विज्ञापन देना पड़ता है। एक तरफ मंत्री कहते हैं विधानसभा में कि 350 करोड़ का हम बजट आवंटित कर रहे हैं गौ रक्षा के लिए, और हम हमारा निदेशालय बना हुआ था, एक गौपालन मंत्रालय बनाकर अतिरिक्त बजट उसके माध्यम से आवंटित किया जाएगा। लेकिन पथमेड़ा जो सबसे बड़ी गौशाला राजस्थान की, वहाँ पर गायें मर रही हैं, वहाँ पर यह विज्ञापन देना पड़ रहा है कि आधे पर गायें 15 दिन से, और वहाँ सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। तो ये पॉलिटिकल विल, इंटरनल चीज़ों के लिए अगर आपका कम है उसको जनता बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन टेररिज्म जैसी स्थिति में अगर आप इसको कोरिलेट करते हैं कि पॉलिटिकल विल की कमी, तो इसको मैं स्वीकार इसलिए नहीं करती हूं। ये छोटी समस्या है जो छोटी है बाद में बड़ा रूप ले लेती है, ऐसा तो नहीं मेवात को लेकर? मेवात को लेकर आपकी ये संदेह मैं मान सकता हूँ, और सिर्फ मेवात को लेकर नहीं मानूंगा। आप पूरा झारखंड का देखें, छत्तीसगढ़ का आंदोलन देखें, जिसको माओवादी आंदोलन आप कहते हैं,
वहाँ भी ये इसी तरह का असंतोष था और वो असंतोष एक राजनीतिक संगठन के रूप में, माओवाद के रूप में जन्म लिया। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो छत्तीसगढ़ का या झारखंड का आंदोलन है, जो विशुद्ध भारतीय लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें बाहर का कोई टेररिस्ट ग्रुप शामिल नहीं है, जो माओवाद से जुड़ा हुआ है, क्या ऐसा ही मेवात में होने वाला है या आतंकवाद वाला होने वाला है? ये सवाल है। मुझे लगता है जो फिलहाल जो संकेत मिले, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो प्राइमरी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तरीकों से ही हमको ऐतराज है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछ कर कहना चाहता हूँ, भाजपा के वर्तमान एक विधायक, अलवर के एक विधायक, पिछले दिनों कावड़ियों पे कोई घटना घटी, कोई अपराधी घटना घटी, कोई हंगामा हुआ, वो तुरंत मीटिंग के बीच में कहते हैं कि ये कौम आतंकवादी होती जा रही है। आप एक कौम को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, कौम को आतंकवादी बनाने की कोशिश में भाजपा और कांग्रेस दोनों जुड़े रहे हैं। गोपालगढ़ का कांड कांग्रेस के शासन का कांड है, वहां पुलिस ने अत्याचार किए थे, पुलिस की गोली से लोग मरे थे। अगर मुसलमानों को यह लगता है कि हमको जिन लोगों ने मारा उनको सजा नहीं दी गई है, तो इसका मायने क्या है? क्या कहेंगे सिंघल साहब? ये एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं धार्मिक जो उन्माद है उसको लेकर ये भावनाएं भड़क जाती है बाद में। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप पर जिस तरह से लगातार जिस तरह से आपकी पार्टी को लेकर बात की जा रही है, अर्चना जी से भी मैं इसका जवाब दूंगा। ये डिबेट घूम रही है, जो मेवात को लेकर बातचीत शुरू हुई है और जिस मेवात को लेकर ये बातचीत चल रही है, जिस आतंकवादी को पकड़े जाने की बात को लेकर आज की चर्चा शुरू हुई है, मैं वापस उस पर आता हूँ। मेवात का जो हिस्सा है, खासतौर से अलवर, भरतपुर और हरियाणा का जो मेवात है वहाँ है। और मैं वहाँ कह रहा हूँ, जैसा अभी वीरेंद्र जी ने भी कहा, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, व्यक्तियों को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं कहता कि वो सारे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन जब कोई घटना बड़ी पकड़ में आती है तो उसके पीछे एक समुदाय विशेष के लोग ही क्यों पकड़ में आते हैं, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। अभी अलवर में देखें, अवैध खनन का कारोबार आप देखिए, जिस तरह से अरावली की पहाड़ियों को, प्रतिबंधित क्षेत्र को नंगा करके उधेड़ के रख दिया है। कौन लोग हैं उसमें? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे, सिकंदरा जो मेगा हाईवे है, इसके उद्घाटन का अवसर था। वो तिथि मुझको याद नहीं है, दिनांक याद नहीं है। माननीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री श्री दूरू मियां साहब, राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री प्रमोद जी भाया, ये तीनों भिवाड़ी में उस कार्यक्रम में, उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। अलवर के सांसद और तत्कालीन मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी वहाँ मौजूद थे। मैं स्वयं उसके बिल्कुल साथ में एक सामाजिक कार्यक्रम जिसमें ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम था, उसमें मौजूद था। उसके आवाज़ वहाँ तक आ रही थी। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, श्री दूरू मियां साहब जो वहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने मंच से खड़े होकर अशोक गहलोत जी से मांग की कि जिस तरह से रोजाना विधानसभा में अवैध खनन के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, इस क्षेत्र के लोग जो पहले अपराध के काम में लिप्त थे, आज सब लोग खनन के काम में लग गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर अवैध खनन के रूप में या अवैध खनन को रोकने के इरादे से अगर किसी भी प्रकार के खनन कार्य से रोक लगेगी तो ये सारे लोग पुनः अपराध की दिशा में जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े बड़े डेटोनेटर, इतना बड़ा बड़ा उनके पास विस्फोटक बरामद हो रहा है। बहस कहीं नहीं घूम रही, फिर उसी मुद्दे पर आ रही है कि वजह क्या है, क्यों नौजवानों को सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है। जो वजह है वो हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, कांडों का जिक्र कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं, एक इस तरह की रिवेंजियस पॉलिटिक हो गई। दूसरा, लोगों का अच्छा कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आप या अर्चना जी? मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं उस बात पे आ रहा हूं। एक अच्छा जीवन जीने की जो लोगों की ललक है, संसाधन कम है, जमीन कम है, पैदावार कम है, उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि जितने बड़े बड़े परिवार, क्योंकि आज जिस तरह से इस मेवात क्षेत्र में जो बच्चे पैदा करने की स्थिति है परिवार में, वो 8, 7, 6, 10, 15 तक की है। वहाँ जब 8, 8, 7, 7, 6 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए ज़मीन भी चाहिए, उनके लिए संसाधन भी चाहिए, उनके लिए खाने और कमाने के लिए दूसरे व्यापार व्यवसाय भी चाहिए, जो उनके पास नहीं है। भोली भाली जो और दूसरे लोग हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जे करना, भूखंडों पे कब्जे करना, चलती मोटरसाइकिल छीन लेना, कार छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, गहने छीन लेना, लूटपाट करना। पिछले दिनों उसको क्या आतंकवादी घटना है, पॉलिटिकल विल फिर आ जाती है। देखिए, पॉलिटिकल विल फिर आ जाती है, सरकार के मंच पे। अपनी बात, ये अपराध है कि आतंकवाद है, आप इन दोनों को डिफाइन कीजिए। मैं आपको अपराध होना एक अलग चीज है, दूसरी बात, लेकिन इस अपराध की तार आतंकवाद तक क्यों पहुंच जाती है? कहां से निकल रहा है? मैं उसी बात को, बिल्कुल हमारा भी यही वही सवाल बात आपसे कर रहा हूं। एक अरशद नाम का एक पालपुर तिजारा के पास का एक बदमाश, जिस आदमी ने हैवानियत को उस कदर तक पहुंचा दिया कि उस रोड से अलवर से तिजारा भिवाड़ी और भिवाड़ी से अलवर, या रात को जो यात्री सालासर, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी, महावीर जी, इन क्षेत्रों में भिवाड़ी और गुड़गांव, दिल्ली के लोगों का आने का जो रास्ता भिवाड़ी होके है, इस पे लोगों ने आवागमन बंद कर दिया। तिजारा के जैन मंदिर में आवागमन बंद कर दिया। एक घटना, 2 घटना रोजाना रात्रि को होती थी और वहां सारा का सारा पुलिस तंत्र, और ये कहां था उस समय, मैं पूछना चाहता हूं। जैसा भी मेरे साथ विराजी आदरणीय अर्चना जी ने कहा है कि ये शासन, मैं कहता हूं पहली कड़ी शासन,
दूसरी कड़ी प्रशासन, जब शासन की इच्छा होती है तो प्रशासन काम करके दिखाता है। कैसे काम नहीं हो शासन पाता की इसमें? इच्छा कमजोर थी, प्रशासन ने काम नहीं किया। अब शासन की इच्छा मजबूत है, प्रशासन ने काम करके दिखाया। अलवर में गुंडागर्दी खत्म हुई। हम इसको अगर आतंक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लठ के दम पे, गोली के दम पे किसी की भूमि का कब्जा कर लिया जाए, किसी के मकान में घुस के लूटपाट कर देखिए लेकिन जो जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी, आतंकवाद, दोनों चीजों में फर्क करना पड़ेगा हमें, और उन दोनों चीजों को रिलेवेंट, जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं, उस पर गौर करना पड़ेगा। कॉलर डीडवाना से है हमारे साथ हबीब जी। बताएं हबीब जी, क्या सवाल है? लगता है हबीब जी से संपर्क टूट गया हमारा। अर्चना जी, पहले आप अपना जवाब दें कि क्या ये आतंकवाद छोटे अपराधों से शुरुआत होती है? क्या छोटा अपराधी बाद में जाके आतंकवादियों की पनाह लेता है, या फिर जो नौजवान, बिल्कुल एक लड़का जो पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, बाद में उसको टारगेट बनाया जाता है? क्योंकि हाल के मामले ऐसे ही सामने आए। देखिए, मैंने शुरू में इसको स्पष्ट किया कि कोई छोटा अपराधी आतंकवादी बनना चाहता हो, ऐसी उसकी आकांक्षा नहीं होती है। जिस क्षेत्र में विकास को अवरुद्ध किया गया हो, या जो विकास से वंचित रहा क्षेत्र हो, जहाँ अशिक्षा हो, जहाँ रोजगार की कमी हो, जहाँ आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो, वहाँ स्थितियाँ ऐसी होती कि छोटे मोटे अपराध। अर्चना जी, इस बात को तो आप भी मानेंगे। अलवर के सांसद की बात की जाए, केंद्र में मंत्री थे। अलवर से विधायक का जिनका जिक्र किया वो मंत्री थे, रसूखदार नेता थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो मेवात से आते थे। बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि है उसकी जिम्मेदारी। सिंगल साहब बैठे, दूसरी बार विधायक बने, इनका भी उतना ही बिल्कुल, दायित्व था। इनका भी रोल है, हम तो इन पर भी सवाल करेंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति का मैंने तात्पर्य पहले भी बताया कि जो ऐसे एरियाज होते हैं वहां पर सिर्फ शासन प्रशासन नहीं, सिविल सोसाइटी का भी योगदान होता है। वीरेंद्र जी भी वहां काम करते हैं, उनके बीच में जाते होंगे तो इनको उनकी समस्याओं का पता होगा। तो ये सारी चीजें समग्र रूप से उसका विकास हो, तब जाकर इनको रोका जा सकता है। लेकिन आप ये कहना शुरू कर दें जनप्रतिनिधि के रूप में कि एक पॉकेट मारने वाला, एक रोक करके चेन लूटने वाला वो आतंकवादी बन गया, या उसका आतंकवाद के साथ तार जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है उस चीज को टारगेट हम खुद कर रहे सिविल हैं। सोसाइटी क्या शासन और प्रशासन इनसे ज्यादा बड़ा रोल अदा कर सकती है? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि वीरेंद्र जी काम करते हैं वहां पर, और अगर उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की गतिविधियां होती है, क्या इनको सहयोग नहीं चाहिए शासन और प्रशासन का? ऐसा है, सिविल सोसाइटी वाले इस मामले में जाके ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं, पर मैं समझता हूँ इसका कोई असर होता नहीं है। जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद को बढ़ाने वाले लोग हैं, वो इतने गोपनीय तरीके से काम करते हैं, वो कोई सार्वजनिक रूप से तो काम करते नहीं हैं। वो धर्म को आधार बनाते हैं, मुद्दों को आधार बनाते हैं, गरीबी को आधार बनाते हैं, अशिक्षा को आधार बनाते हैं। इन सब बातों को आधार बनाकर और उसके बाद अपने टारगेट पे पहुंचते हैं। उसमें अब सिविल सोसाइटी क्या है कि मान लो किसी गांव के अंदर पानी की व्यवस्था कर दे, रोजगार की व्यवस्था कर दे, इससे जुड़ाव नहीं है। जब धर्म से जुड़ाव हो जाता है किसी बिंदु का, तो उसमें मैं समझता हूँ आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, इसका महत्व कम हो जाता है। वहाँ धर्म ज़्यादा हावी हो जाता है। जब ये धार्मिक घटना थी गोपालगढ़ की, उस घटना के इमोशंस को कहीं ना कहीं टच करने की बात है यहाँ पर। आप कहना चाहते हैं भावनाएं भड़काई जाती है, भड़का के मुद्दा कमजोरी ढूंढ ली जाती है, फिर उस कमजोरी पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सब तो मैं इसका एक आपको ये बताता हूँ, इन्होंने जो बताया है, आपने गरीबी क्या बांसवाड़ा में नहीं है, क्या डूंगरपुर में नहीं है, क्या सिरोही में नहीं है, क्या आपने राजस्थान के दूसरे हिस्सों में नहीं है? वहाँ क्यों टारगेट नहीं किया गया? इसलिए टारगेट नहीं किया कि वहाँ इस तरह का कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं था। उनको भावनात्मक मुद्दा मिला गोपालगढ़ का, उनको धर्म के आधार पे मिले मेव, उन्होंने उनको टारगेट बनाया और उन्होंने उसमें शामिल किया। और एक मुद्दा और है जिसका जिक्र किया गया कि खेतीबाड़ी छीन ली गई। अभी खेतीबाड़ी किसकी पहले छीनी गई, किसकी अब छीनी गई, ये भी बड़ा मुद्दा है। और इसमें इसमें मुद्दा ये नहीं है, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। जो देखिए, कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है सोसाइटी में? महिला, बच्चा, उसको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। इसी तरह से पॉकेट्स हैं जहाँ कौन सी पॉपुलेशन वल्नरेबल है उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन मुद्दा ये होता है कि उसको ना तो धर्म से जोड़िए, ना संप्रदाय से जोड़िए, ना भावनाओं से जोड़िए। सबसे बड़ी जो स्थिति होती है आर्थिक अवस्था उसकी होती है, तो उसको मजबूर करती है क्राइम करने के लिए। मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। कोई शर्मा, कोई खंडेलवाल तो नहीं बना आतंकवादी। अभी मैं तो वही तो मैंने कहा, वो पॉकेट्स जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिसमें आप शहीद और राशिदी क्यों बने? जहां जाकर चलिए सिंघल साहब, आप अपनी बात बताइए। अर्चना जी की बात, मेवात का कोई शाहिद और कोई रशीद आतंकवादी नहीं बनाए। मेवात में पकड़े गए दो। देखिए, मेवात का कोई शाहिद कोई रशीद आतंकवादी नहीं बनाए। नहीं, दो बने पकड़े गए। पुलिस की रिपोर्ट ये है कि सुभान खां करके एक आतंकवादी पकड़े गए। वो अपने तार मेवात से जोड़ते हैं
वो अपने तार मेवात से जोड़ते हैं। आप इस घटना को देखिए, आप घटनाओं को अलग अलग करके देखना सीखिए। आप पुलिस में रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा। एक पूरे इलाके में, एक पूरी कौम के खिलाफ यदि हम कोई बात कह रहे हैं, के खिलाफ नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये कौम के खिलाफ नहीं है कार्यक्रम, ये टारगेट है प्रदेश देख रहा है ये कार्यक्रम, और मेवात के लोग भी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे इस इलाके के लोगों के बारे में कोई सूचना मिली है, इसलिए पूरे इलाके को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया गया। आप इसको क्या चलिए राजेंद्र जी, इसका जवाब सिंघल साहब से ले लेते हैं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसा अर्चना जी ने कहा, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं कहता हूं संबंध इसका किस चीज से है। जमीनें किसी ने नहीं छीनी, स्वयं छोटी बढ़ती चली गई। के तहत कौन जमीन छीन रहा है? सारी जमीनें छोटी बढ़ती। नीमराना किसने जमीन छीनी? बहरोड नीमराना में कोई मेव नहीं था, एक भी नहीं था। जमीन छीनी गई है। जिन लोगों की जमीन छीनी वो आतंकवादी नहीं बने, वो उन्होंने फैक्ट्रियों में नौकरी करना पसंद किया, बेलदारी करना पसंद किया, सड़क पे बैठ के वो जूते और चप्पल भी गांठ सकते हैं वो लोग। ये मैं आपसे कह रहा हूं, वो लोग, लेकिन वो आतंकवादी नहीं बने। जो भी राजेंद्र जी ने बात अभी तक कोई आतंकवादी बना, इसका सबूत आगे बढ़ाता हूं। वीरेंद्र जी ने जो कहा, बनवारी जी मुझे बताइए, भिलोट की बात करें, एक व्यक्ति बाहर की बात करें, आप निमराना की बात करें, वो एक व्यक्ति बाहर का पकड़ा जाए नहीं है। फिर वही आता हूं मैं, बात हो रही है मेवात की, बात हो रही है आतंकवाद की। इसको आज हम जयपुर से नहीं जोड़ सकते। आज जिस तरह से, बिल्कुल ये मैं आपसे जो हरियाणा का मेवात है, बिल्कुल 100% गायों की तस्करी, अगर टोंक से, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, टोंक से लेके मैंने मेरे 5 वर्ष के विश्व हिंदू परिषद के 2003 से 2008 के काल में 5000 गायों को इन कसाईयों के हाथों से पकड़ा, और एक भी व्यक्ति उनमें ऐसा नहीं था जो मेव नहीं था। सारे के सारे लोग एक समुदाय। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि फिर क्यों वो संलिप्तता सामने आती है, क्यों लगातार निशाना साधा जाता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर क्यों लगातार एक समुदाय का नाम सामने आता है, एक समुदाय को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, और किन कारणों से ये बातें, ये नज़ारे सामने आते हैं। ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए। कमजोर गुप्तचर व्यवस्था है, इसकी वजह से ही जो आतंकवादी घुसपैठियाँ होती हैं, मिली भगत से सारे कार्यक्रम होते हैं। ये अगर हमारी सुरक्षा थोड़ी व्यवस्था सही की जाए, गुप्त एजेंसियों को बिल्कुल ही सही तरह से रखा जाए, तो ये आतंकवादी नहीं घुस सके। बिल्कुल सरकारी प्रयास पूरे नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि बेरोजगारी है आजकल, और बेरोजगारी में आदमी गलत कामों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर रोजगार के साधन उपलब्ध करा दे सरकार, तो आतंकवादियों की साइड में ये जाना खुद ही बंद कर देंगे। अपने हिंदुस्तान के अंदर जो विदेशी हमले हो रहे हैं, और जो आतंकवादी जो फेसबुक के जरिए यहाँ आकर के नहीं, कुछ लोगों को जो बेरोजगार हैं और जो उनको नौकरी दे करके नहीं अपने शिकार कर लेते हैं, और उनको रोज़गार ना दे करके नहीं अपने धंधे में फांस लेते हैं, और उनको बाहर ले जा करके नहीं, किसी भी जगह गुप्त ठिकानों पे उनको ट्रेनिंग दे करके नहीं, और उनको इस तरीके से उसमें निहाल कर देते हैं कि भारत किस तरीके से कमज़ोर हो।